अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के सदस्यों द्वारा देश की सदस्यता को निलंबित करने के खिलाफ शुक्रवार को मतदान करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि रूस पेरिस में अगले साल होने वाले पैरालंपिक से पूर्ण प्रतिबंध से बच गया है। आईपीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर लिखा था कि सदस्यों ने संवैधानिक सदस्यता दायित्वों के उल्लंघन के लिए रूस को पूरी तरह से निलंबित करने के प्रस्ताव के खिलाफ 74 से 65 वोट दिए। 13 और सदस्य अनुपस्थित रहे। रूस को आंशिक रूप से निलंबित किया जाए या नहीं, इस पर शुक्रवार को एक और मतदान निर्धारित है। इसका मतलब यह हो सकता है कि रूस पैरालंपिक में प्रतियोगियों को भेजता है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय प्रतीकों के बिना तटस्थ एथलीटों के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। रूस के सहयोगी बेलारूस के संबंध में भी इसी तरह के वोटों की योजना बनाई गई थी। रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के लगभग एक सप्ताह बाद मार्च 2022 में बीजिंग में शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और बेलारूस के एथलीट पहुंचे। उद्घाटन समारोह से एक दिन पहले उन्हें बाहर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के सदस्यों द्वारा देश की सदस्यता को निलंबित करने के खिलाफ मतदान करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि रूस पेरिस में अगले साल होने वाले पैरालंपिक से पूर्ण प्रतिबंध से बच गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी से जूझ रहे क्यूबाई समुदाय के पुरुषों को व्हाट्सएप के माध्यम से रूस के लिए लड़ने के लिए बहकाया गया है। ला फेडरल के छोटे से शहर की रहने वाली एक महिला दर्जन यामिडली सर्वेंट्स ने रॉयटर्स को बताया कि कैसे उनके पति एनरिक गोंजालेस ने रूस के लिए अपना घर छोड़ दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दर्जन के अनुसार उसका पति गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसने यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रूसी सेना में शामिल होने का फैसला किया। रॉयटर्स का कहना है कि 19 जुलाई को उनके जाने के कुछ दिनों बाद राजमिस्त्री को पेसोस $2040 में 2 लाख रूबल का भुगतान किया गया था और अब उनकी पत्नी एक नए मोबाइल फोन, एक रेफ्रिजरेटर और एक सिलाई मशीन के साथ अपनी नई संपत्ति का आनंद ले रही है। क्यूबा सरकार का कहना है कि उन्होंने क्यूबा के लोगों को रूस के लिए लड़ने का प्रलोभन देने वाले मानव तस्करी गिरोह में शामिल होने के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। दर्जन का कहना है कि उसका साथी रोटी सीमा से नीचे एक और दिन नहीं बिता सकता था और उसने रॉयटर्स को बताया, एक दिन उसने मुझसे कहा, मामी मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिपोर्ट के अनुसार जून के बाद से कम 3 लोगों ने 100 मीटर की गंदगी वाली सड़क छोड़ दी है जहां सुश्री सर्वेंट्स रहती है। क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि दक्षिणी रूसी क्षेत्र ब्रांस्क में एक यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया और एक प्रशासनिक भवन की खिड़कियां और छत क्षतिग्रस्त हो गई। गवर्नर अलेक्जेंडर बोगोमाज ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखते हुए कहा कि यह घटना ट्रुपचेवस्क शहर में हुई। बोगोमाज ने पहले बताया था कि क्षेत्र के एक गांव पर यूक्रेनी सेना ने गोलाबारी की है, जिससे 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रूस के पूर्व नेता ने चेतावनी दी है कि मॉस्को अधिक यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि देश में पिछले सितंबर में डोनेट्स्क, लुगांस्क और जापोरिजिया और खेरसोन पर दावा करने के 1 साल पूरे हो गए हैं। दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ने आरटीई से कहा, कीव में नाजी शासन के पूर्ण विनाश तक विशेष सैन्य अभियान जारी रहेगा। श्री मेदवेदेव ने कहा, जो अब रूस की सुरक्षा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। परिषद, जीत हमारी होगी और रूस के भीतर और भी नए क्षेत्र होंगे। रूस के पास किसी भी कब्जे वाले क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है और उन्हें यूक्रेनी जवाबी हमले का सामना करना पड़ता है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने सभी से कल सुबह 9 बजे 1 मिनट का मौन रखकर एकजुटता के क्षण में भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने एक्स पर साझा किया कि अक्टूबर का पहला दिन रक्षकों का दिन नामक एक नई वर्षगांठ मनाएगा। व्लादिमीर पुतिन की सेना ने रात भर ड्रोन और मिसाइल हमले किए,
जिसमें यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों को निशाना बनाया गया, क्योंकि युद्ध प्रभावित देश के अधिकारियों ने लक्षित बुनियादी ढांचा स्थल को खाली करने का आदेश दिया था। यूक्रेन की वायु सेना ने कहा कि रूस की सेना ने शनिवार रात भर के हमले में क्रीमिया और काला सागर से शहीद ड्रोनों के झुंड को लॉन्च किया। वायु सेना द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे की चेतावनी के बाद एक हमले में विन्नित्सिया क्षेत्र में एक बुनियादी ढांचा स्थल को निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने लोगों से आश्रय स्थलों में रहने के लिए कहा और कहा कि जिस क्षेत्र में हमला हुआ उसके अलावा सामान्य निकासी अभी आवश्यक नहीं है। शहर की वेबसाइट के अनुसार कलिनिवका शहर के प्रशासन के प्रमुख वासिल पोलिशचुक ने कहा, इस समय प्रभावित स्थल के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर सामान्य निकासी की कोई आवश्यकता नहीं है। खार्किव गैरीसन के प्रमुख सेर्ही मेल्निक का कहना है कि पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के पहले दिनों में खार्किव में 90% यूक्रेनी हवाई सुरक्षा नष्ट हो गई थी। एक यूक्रेनी मंत्री एंटोन गेराशचेंको ने एक साक्षात्कार का एक अंश साझा किया, जहां उन्होंने बताया कि कैसे रूसी वायु रक्षा स्थानों के सटीक निर्देशांक जानते थे।